आज से हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पॉलीमर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज से हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं। इसमें हमको 11th का और 12th का दोनों का मिला के पढ़ेंगे। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के एलिमेंट के बारे में पढ़ना है पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक कहते किसको हैं? तो पहला है वे तत्व जिनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में प्रवेश करते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट की परिभाषा क्या है कि वे तत्व जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करते हैं। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए हमने सोडियम लिया, मैंने यहां दिखा देता, जैसे हमने सोडियम लिया, जैसे एक एलिमेंट लिया सोडियम, ठीक है। इसकी परमाणु संख्या 11 होती है, ठीक। और सोडियम लिया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 ऐसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो 1s2 2s2 2p6 3s1 ऐसा एक तत्व का ऐसे सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास हम लिख रहे हैं एक तत्व के लिए। तो एक तत्व है, मान लीजिए सोडियम, ये पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, हम केवल एक एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहे हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। तो एक तत्व लिया सोडियम और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिया 2 8 1। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, अब तीसरी जो कक्षा है उसमें आ गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे जो बाहरी कक्षा होती है, सबसे जो बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा सीधा अंग्रेजी में बोलते हैं आउटर सेल जो हुआ है उसको कहते हैं संयोजी, संयोजी कक्षा है ना। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, जैसे ये सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको कहा जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हो गए उनको कहा जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब भी दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही संयोग में भाग लेते हैं, संयोजी है, हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो हमने कहा वे तत्व जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे पी ब्लॉक के तत्व। पी कक्षक में मतलब देखिए, उपकक्षाओं की बात करें तो हमारे पास उपकक्षाएं होती हैं S, P, D एंड F। ये 4 उपकक्षाएं होती हैं। इसमें S उपकक्षा में यदि कोई प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन, जिसकी बाहरी कक्षा में S आ जाएगा, S उपकक्षा आ जाएगा, तो हम कहेंगे वो S ब्लॉक का तत्व है। जिसकी बाहरी कक्षा में P आ जाएगा हम कहेंगे वो P ब्लॉक का तत्व है। जिसकी बाहरी कक्षा में D आ जाएगा हम कहेंगे D ब्लॉक का तत्व है। जिसकी बाहरी कक्षा में F आ जाएगा हम कहेंगे F ब्लॉक का तत्व है। जैसे अभी सोडियम लिखा था, सोडियम के लिए हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 तो 4 10 होगा 3s1। बाहरी कक्षा में क्या आ गया? 3s1। S आ गया, S कक्षा और कक्षक दोनों है, इसके कारण यहाँ देखिए S में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा में क्या आ गया? S आया, ये S ब्लॉक का तत्व है। इसी तरह कोई भी एक तत्व ले लेते हैं जिसकी बाहरी कक्षा में आपका P आ जाए तो आप कहेंगे वो पी ब्लॉक का तत्व है। जैसे स्कैंडियम, सॉरी, जैसे आप कार्बन है ना, कार्बन 4 कार्बन 12 या सॉरी 6, तो 1s2 2s2 2p2, तो कितना आया बाहरी कक्षा में? P आया है। कितना आ गया? लास्ट में क्या P आ गया, तो P आने के कारण ये पी ब्लॉक का मेंबर है। तो वो वे तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में P आ जाए
है ना, पी उपकक्षा आ जाए या पी उपकक्षक आ जाए तो हम उनको कहेंगे ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, आवर्त सारणी में वर्ग 13 से 18 तक के सभी तत्व हीलियम को छोड़ करके पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। वर्ग 18, ठीक है ना, वर्ग 18 की बात कर लेते हैं। तो वर्ग 18 तक हीलियम को छोड़कर, हीलियम को क्यों छोड़कर, क्योंकि हीलियम की परमाणु संख्या 2, इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा होगा 1s2, लास्ट में क्या आ गया एस उपकक्षा आ गया। तो उपकक्षा के आधार पर अगर बोले तो हमारी परिभाषा कहती है कि वे तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में पी उपकक्षा आ जाए या पी कक्षक आ जाए तो वे आपका क्या कहलाएंगे, पी ब्लॉक के तत्व आ जाएंगे। इसमें क्या कह रहा था, इसमें बाहरी कक्षा में एस आ गया, इसके कारण ये एस ब्लॉक का तत्व ये कहलाएगा। कौन, हीलियम एस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, मतलब ये एस ब्लॉक में आएगा या एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। तो पी ब्लॉक में ये नहीं, इसीलिए इसको अपवाद के तौर पर हम देखेंगे। ये अक्रिय गैस की श्रेणी में रखा जाता है इसको, लेकिन अगर ब्लॉक के हिसाब से बोलें तो ये पी ब्लॉक का मेंबर नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें एस आता है। देखिए, अब वर्ग 13 के तत्व को बोरॉन फैमिली कहा जाता है। इसमें आएगा बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। वर्ग 14 के कार्बन फैमिली कहा जाता है इसको, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एफएन मतलब 3 पीबी, लेड। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। चैल्कोजेन फैमिली, वर्ग 16 के चैल्कोजेन फैमिली या ऑक्सीजन फैमिली के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम आते हैं। वर्ग 17 को हेलोजन फैमिली बोलते हैं। इसमें आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। वर्ग 18 को इनर्ट गैस कहते हैं, अक्रिय गैस या आदर्श गैस के नाम से जाना जाता है। इसमें नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये आते हैं। हीलियम को भी शामिल किया जाता है लेकिन हीलियम पी ब्लॉक में नहीं, इसलिए हमने इसको छोड़ देते हैं। अब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका होता है NS2 NP 1 से 6, जहां N क्या है, बाहरी कक्षा है। N के जगह आप बाहरी, जैसे आपने कोई भी इसका एक तत्व अभी कार्बन लिया था, तो कार्बन हमने लिया था कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2। अब n यहाँ कितना है, अगर इसको मिटा दें तो बाहरी कक्षा में ये आया, दूसरी कक्षा में बाहरी कक्षा, इसमें कार्बन में 2 ही कक्षा है, 2 4, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4, तो दूसरी कक्षा में पहली, दूसरी, ये दूसरी कक्षा है। तो दूसरी कक्षा में क्या है, NS, n की जगह क्या है 2, ये समान हुआ NS2 NP2 है कि नहीं, यहाँ n की जगह क्या है 2, तो यहाँ देखिए 2 आया हुआ है। इसी तरह 1 से लेकर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वर्ग में बढ़ते जाएंगे, वहां 1 से लेकर 6 तक उसमें परिवर्तन होगा इलेक्ट्रॉन का। जैसे 13 वाले में आप आइएगा, 13 में जैसे आइएगा, जैसे बोरॉन में, बोरॉन 5, 1s2 2s2 2p1, यहाँ p में कितना आया 1। फिर आप आइएगा नीचे आए कार्बन में, उसमें देखिए 2p2 आता है। फिर आ जाएगा नाइट्रोजन में, उसमें देखिएगा 2p3 आएगा। मतलब p में 1 से लेकर 6 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख देते हैं NS2 NP 1 to 6। ठीक है, अब p विशेषताएं क्या है, तो p ब्लॉक की, p ब्लॉक में धातु तथा अधातु दोनों ही तत्व पाए जाते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल दोनों प्रकार के तत्व पाए जाएंगे, धातु और अधातु दोनों प्रकार के तत्व पाए जाएंगे। जैसे देखते हैं हम, इसमें कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, अधातु। फिर उसके बाद आए जर्मेनियम, है ना, फिर नीचे आए बहुत सारा ऐसे आए, फिर नीचे तक आते जाइएगा तो मेटेलिक प्रॉपर्टी भी आती है इसमें। तो इसमें गैलियम, इंडियम तक भी आ जाते हैं, बहुत मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। तो बहुत धातु भी पाए जाते हैं और अधातु दोनों प्रकार के तत्व इसमें पाए जाएंगे। अब देखिए दूसरा गुण है, पी ब्लॉक के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण में वृद्धि होती है, अधात्विक गुण में वृद्धि होती है। हमने आपको बताया था कि जब आवर्त सारणी में हम जाएंगे, पीरियोडिक टेबल हम जब पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे, ऐसे हमने 10th लेवल में हम लोग पढ़ा हुआ है कि जब हम वर्ग आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर आप देखिएगा किसी में परमाणु संख्याएं बढ़ती हैं, नतीजा होगा कक्षा की संख्या क्या होगी, बढ़ते जाएगी। कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो
जो है उनके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन और नाभिक से दूरी भी बढ़ते जाएगी, धीरे धीरे साइज बढ़ते जाएगा। जितना बड़ा बड़ा साइज होगा उतनी आसानी से जो है उसमें इलेक्ट्रॉन होने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी तो इस हिसाब से वो धात्विक गुण बढ़ते जाएगा, मतलब वो पॉजिटिव आयन बनने की प्रवृत्ति बनेगी। तो इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा कि उनमें धात्विक गुण में वृद्धि होती है। जबकि बाएं से दाएं हम जाते हैं तो आपको पता है कि कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर वर्ग में कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, नाभिक में आवेश बढ़ते जाता है, इसके कारण खिंचाव बढ़ते जाता है। तो बाएं लेफ्ट टू राइट आने पर हमारा क्या होता है, कक्षाएं सिकुड़ती हैं, जिसके कारण से क्या होता है, आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। तो लेफ्ट टू राइट जो है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, आध्यात्मिक गुण में वृद्धि होती है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर जो है मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ता है, मतलब धात्विक गुण में वृद्धि होती है। ये परिवर्तनशील संयोजकताएं एवं ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती है। अब देखिए, जैसे आप लेते हैं कॉपर Cu, तो आप देखिएगा कई बार कि कॉपर Cu प्लस आयन के रूप में भी पाया जाएगा, Cu प्लस। ये एक इलेक्ट्रॉन भी लॉस करता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस। जब एक होता है इसकी संयोजकता तब इसको क्यूप्रस बोला जाता है, और 2 रहेगा तो इसको क्यूप्रिक बोलते हैं, लेकिन और ये पी ब्लॉक का मेंबर है। तो ये परिवर्तनशील संयोजकताएं दिखाते हैं, ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। मतलब ये किसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन साझा करके भी, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके भी बॉन्ड बनाते हैं, जैसे CuCl, इसको पढ़ेंगे क्यूप्रस क्लोराइड। और किसी के साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी देते हैं, जिसके कारण ये CuCl2। तो इस CuCl2 में इसकी संयोजकता 2 है, CuCl में इसकी संयोजकता 1 है। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो इसमें +1 है, इसमें +2 है। तो इसीलिए इस ब्लॉक के मैक्सिमम तत्व आप देखिएगा कि 1 से, जैसे मैग्नीज लेते हैं तो 1 से लेकर 7 वहां देखते हैं, वहां डी ब्लॉक में। तो यह बहुत ऐसा तत्व आपको मिलेगा जो कि इसके परिवर्तनशील संयोजकताएं दिखाएंगे इसी तरह, जैसे कॉपर, डी ब्लॉक का तत्व है, उल्टा बोल दिया आपको। पी ब्लॉक के तत्व में भी ऐसे कई तत्व आपको मिलेंगे जो कि आपके परिवर्तनशील संयोजकताएं दिखाते हैं। आप अलग अलग तत्व लेंगे तो उसमें आपको परिवर्तनशील संयोजकताएं नहीं मिल रहा है, लेकिन देखिए इस तरह के परिवर्तनशील संयोजकताएं डी ब्लॉक में भी आपको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जाता है उसको, तो ट्रांजिशन एलिमेंट तो उसमें भी आप पढ़ेंगे, लेकिन पी ब्लॉक के तत्व में भी आप बहुत ऐसे पाएंगे कि इस तरह की परिवर्तनशील संयोजकताएं दिखाई देंगी आपको। ऐसे ये क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है। जबकि इसका निकालिएगा कॉपर तो आपको डी ब्लॉक में मिलेगा, सॉरी तो हमने कहा दिया पी ब्लॉक, पी ब्लॉक का नहीं है, ये डी ब्लॉक का तत्व है। तो परिवर्तनशील संयोजकताओं वाले तत्व भी दिखाई देंगे आपको डी ब्लॉक में, जिसमें कई ऐसे होंगे कि जो 1 से ज्यादा जो है वो ऑक्सीकरण अवस्था में पाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में। एक एग्जांपल हमने दिखाया है कॉपर का कि इस तरह के होगा, क्योंकि कॉपर डी ब्लॉक का है ना। अब देखिए फिर है ये परिवर्तनशील संयोजकताएं एवं ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं। कई इसमें चेंजेबल होता है कि ये 1 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में पाई जाती हैं, और परिवर्तनशील मतलब चेंजेबल होते हैं, ये बदलती हैं। इसमें ऐसा दिखाई देता है कि इसमें होता है, ये पॉजिटिव में अलग अलग तरह के आयन का निर्माण करती है। ये अधिकांशतः संयोजक बंधन बनाती है। मैक्सिमम इनमें है जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। बंधन 3 प्रकार के आपको बताए हुए हैं। एक ऐसा बंधन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, जिसमें बंधन बनाने वक्त बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए, उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, बॉन्ड बनाने वक्त इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, उसको सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। और एक में होता है कि साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन एक ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंधन। तो 3 प्रकार के बंधन होते हैं। तो इस ब्लॉक के मैक्सिमम जो एलिमेंट होते हैं वो सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। अब है इनकी आयनन ऊर्जा एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक होते हैं। आयनन एनर्जी आपको बताई थी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स। सबसे
तो बाहरी कक्षा की यदि आपको एनर्जी देके उसको निकालना पड़े, उसको आयन में बनाने के लिए, सिंपल सा बात आप समझे कि किसी चीज को आयन में बनाने के लिए, किसी एलिमेंट को आयन में बनाने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है वो आयन ऊर्जा उसकी कहलाती है, आयन बनने में, है ना। तो आयन फॉर्मेशन करने के लिए उसका जो एनर्जी होता है वो आयन ऊर्जा होता है। इसके लिए सबका अलग अलग होता है। तो एस ब्लॉक के तत्व जितनी आसानी से आयन बन जाते हैं उसकी तुलना में इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है एस ब्लॉक के तत्व, इसलिए इनकी आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व अधातु हैं जो उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। अधिकतम जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैक्सिमम ग्रेफाइट अपवाद है, कार्बन का अपरूप है यह। उसमें गैलियम हथेली पर रखने से ही पिघल जाता है, तो ये गैलियम की विशेषता है उसमें। उसका 3 एक लोचशील से धातु है जो मिश्र धातु बनाते हैं। 3 से कई तरह के मिश्र धातु बनाते हैं मिला के, इसके कई मिश्र धातु में इसका उपयोग होता है। ब्रोमीन सामान्यतः पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है। यह अधातु है, जैसे पारा धातु है और ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन भी अधातु है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इस तरह से पी ब्लॉक की आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और एक एक ब्लॉक के बारे में। जैसे हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 13 के बारे में, 14 के बारे में, 15, 16, 17, तो इनकी प्रॉपर्टी के बारे में हमको मेनली पढ़ना है। ये कहाँ से आते हैं, इनका क्या प्रॉपर्टी है, एक एक ब्लॉक के बारे में हमको पढ़ना होता है, एलिमेंटल स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा, उसमें हम परिवर्तनशील संयोजकता में कॉपर का एग्जांपल लेके हम आपको समझा रहे थे, जो कॉपर डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ना कि वो पी ब्लॉक का है। ठीक है, याद रखिएगा। और उसी तरह की संयोजकता मैंने कहा, इस तरह से वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं ये भी। जब हम इनका एक एक ग्रुप स्टडी करेंगे तब हम एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये कैसे वेरिएबल वैलेंसी एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसमें पढ़ेंगे तब। आज के लिए इतना ही।